मैं हूं राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आजमगढ़ और रामपुर में चुनाव का प्रचार थम चुका है और लोकसभा की दोनों सीटों पर चुनाव प्रचार कल थमा था और कल यानी जो आने वाला कल है, आजमगढ़ और रामपुर में मतदान होगा। तो उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थम चुका है और प्रचार के अंतिम दिन दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंकी। दोनों सीटों पर 26 जून को मतगणना होगी। आजमगढ़ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं दिनेश लाल यादव। तो आजमगढ़ में शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली और रामपुर से बीजेपी प्रत्याशी हैं तो आजमगढ़ और रामपुर में चुनाव का प्रचार थम चुका है। लोकसभा की दोनों सीटों पे यह प्रचार थमा है। कल आजमगढ़ और रामपुर में मतदान होगा। लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थम चुका है। दिग्गजों ने पूरी ताकत यहां पे झोंकी और दोनों सीटों पे 26 जून को मतगणना होगी। तो आजमगढ़ से सपा प्रत्याशी हैं धर्मेंद्र यादव। दोनों ही सीटें बेहद महत्वपूर्ण यहां पे, चूंकि दोनों गढ़ ऐसे जो समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाते हैं। एक सीट रामपुर जो आजम खान ने वहां से इस्तीफा देकर विधानसभा का रास्ता चुना और आजमगढ़ की अगर बात करें तो वहां से अखिलेश यादव ने लोकसभा की सदस्यता छोड़ के वो भी विधानसभा पहुंचे। विधानसभा छोड़ने के बाद ही यानी विधानसभा में जब वो विधायक बने तो उसके बाद उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दिया और अब इन दोनों सीटों पे उपचुनाव होना है। उपचुनाव को लेकर दिग्गजों ने ताकत झोंक रखी है। बीजेपी की कोशिश है कि समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंधमारी की जाए और 2024 के लिए एक संदेश दिया जाए, जबकि समाजवादी पार्टी की पूरी कोशिश है कि इन दोनों सीटों पे फिर से काबिज हुआ जाए। बेहद महत्वपूर्ण दोनों ही दलों के लिए ये चुनाव और दोनों ही दलों के दिग्गजों ने पूरी ताकत इसमें झोंक रखी है कि कैसे इस जंग को जीता जाए, कैसे इसे अपने नाम किया जाए, कैसे इन दोनों सीटों को जीता जाए। समाजवादी पार्टी MY फैक्टर के साथ आगे बढ़ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम रणनीतियां जो हैं वो अपनाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद यहां पे कई सभाएं की, सम्मेलन किए, समीकरण बनाए, संबोधित किया और उनके संबोधन में सरकार की उपलब्धियां थी, समाजवादी पार्टी पर वार था, भूमाफियाओं का जिक्र था, विकास का जिक्र था। तो लोकसभा की दोनों सीटों पर कल शाम 5 बजे प्रचार का शोर जो था वो थम चुका है और आने वाले कल में यानी 23 तारीख को यहां पे मतदान होगा और 26 को मतगणना होगी। 26 तारीख को तस्वीर साफ हो जाएगी कि इन दोनों सीटों पे किसने बाजी मारी। आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव हैं, जबकि शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली BSP के उम्मीदवार हैं। रामपुर से बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम लोधी हैं। तो आजमगढ़ में मुकाबला थोड़ा दिलचस्प होगा। धर्मेंद्र यादव, निरहुआ, गुड्डू जमाली और मनीष पांडे आजमगढ़ से हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, मुकाबला बेहद दिलचस्प लग रहा है आजमगढ़ का। क्या त्रिकोणीय होगा? गुड्डू जमाली के चुनावी मैदान में उतरने के बाद एक तरफ निरहुआ, धर्मेंद्र यादव, क्या कुछ सुगबुगाहट? बिल्कुल एक तरफ त्रिकोणीय नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पार्टी हो सकती है तो पार्टी की जो कैंडिडेट है गुड्डू जमाली वो 2 बार से मिलने रह चुके हैं और पिछली बार मुनाज सिंह यादव जमाली सभा का चुनाव लड़े वही बहुत समाज पार्टी चुनाव थे और करीबी मामला रहा था। और सबसे बात आपको बता दें, जहाँ त्रिकोणीय लड़ाई के लोग सीधे सीधे आप दिख रहे थे, तो गुड्डू जमाली और धर्मेंद्र यादव और निरहुआ के बीच सीधे टक्कर दिख रही है। अब इसलिए पूरा दारोमदार हमारे यहाँ के ऊपर है। अगर हमारे यहाँ से एकजुट होकर अगर गुड्डू जमाली कोशिश करते हैं तो गुड्डू जमाली चुनाव जीतते हैं और अगर मुस्लिम वोट अगर बंटवारा करते हैं सपा बसपा की तरफ दोनों तरफ जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी इसका सीधे सीधे लाभ उठाने के लिए तैयार करती है और भारतीय जनता पार्टी यह सीट आसानी से जीत सकती है। मनीष, चूंकि आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है और ऐसे में क्या यहाँ पे जब
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पे प्रचार प्रसार करने पहुंचे और अब यहाँ पे एक तरफ निरहुआ हैं, धर्मेंद्र यादव हैं, एक तरफ गुड्डू जमाली हैं। गुड्डू जमाली के आने के बाद, चूंकि उससे पहले दो तरफा मुकाबला कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी में होगा, लेकिन बीएसपी उम्मीदवार के उतरने से क्या ये मुकाबला और दिलचस्प हो गया है? जमाली के आने से यहाँ की कोई लड़ाई बन गई, जैसे समाजवादी पार्टी का गढ़ हो जाता था अंदर, और यहाँ के मायावती एकमुश्त होकर समाजवादी पार्टी को वोटिंग करते थे। इसलिए धर्मेंद्र यादव जब चुनाव लड़ने के लिए आए तो लगा वोट हो जाएगा, लेकिन जमाली के चुनाव सभा के यहाँ पार्टी के और दलित वोट और मुस्लिम वोट लेके जब बहुत आसानी से देखना होगा कि मायावती लेकर एक मुस्लिम समाज की तरफ जाता है तो मुस्लिम समाज की चेहरा बनेगा, अगर एक मुस्लिम नहीं जाता है दोनों तरफ बढ़ता है, सबका पड़ता आसानी से भारतीय जनता पार्टी का लाभ उठा के चुनाव जीत सकता है। और यहाँ का मुकाबला इसलिए दिलचस्प हो गया है कि यहाँ अभी तक मुस्लिम वोटर अभी खुला नहीं है कि किस तरफ जाएगा, समाजवादी की तरफ जाएगा या बहुजन समाज पार्टी गुड्डू जमाली की तरफ जाएगा, इसलिए अभी साइलेंट मोड में लोग पड़े हुए हैं। और यहाँ पूरी लड़ाई बहुत ही दिलचस्प बनी हुई है, कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन चुनाव जीतेगा, सपा जीतेगी, बसपा जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, लेकिन टोटल कारोबार आज अगर सदन ने कहा मायावती जो कर है, मायावती अगर एक दूसरे कहीं जाते हैं तो उसी की सीट निकले। मनीष, ऐसे में जब यहाँ पे दिग्गज पहुंच रहे हैं, सभाएं हुई, कई सम्मेलन हुए, कई जनसभाएं हुई, योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे, किन मुद्दों का जिक्र किया जा रहा है और किसको आधार बना के अपनी अपनी जीत का दावा किया जा रहा है? कुछ लोग अलग अलग मुद्दा बनाए हुए हैं, जैसे गुड्डू जमाली यहाँ के लोकल प्रत्याशी है, तो गुड्डू जमाली यहाँ अपने को कह रहा है कि बाहरी बनाम लोकल, क्योंकि दिनेश निरहुआ भी बाहरी प्रत्याशी है, धर्मेंद्र यादव भी बाहरी प्रत्याशी है, तो यहाँ कुछ लोग एक हवा देने का काम कर रहे हैं क्या लोकल बनाम बाहरी में गुड्डू जमाली का सीधे सीधे फायदा दिख रहा है, क्योंकि कोरोना काल में गुड्डू जमाली लोगों से बीच में रहे और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव इस कोविड काल में, क्योंकि समाजवादी का गन बोला था, यहाँ से सांसद थे नहीं, अखिलेश यादव इस कोविड काल में आज मेरे नजर नहीं आए थे। और गुड्डू जमाली लोगों के बीच में ऑक्सीजन पहुंचाना, राशन पहुंचाना, दवा पहुंचाना लोगों के बीच में लगे हुए थे। और बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव रही है। वो चाहिए कि एक तरफ जातिवाद और परिवारवाद को खत्म करना है, विकास भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी ने सीधे सीधे कहना है कि केंद्र में हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश हमारी सरकार है, और अगर मौका मिलता है इस 1.5 सालों के बीच में तो हम आगे बढ़ के लोगों को विकास करके दिखाएंगे। अगर विकास नहीं करते तो 1.5 साल के अंदर 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा, वो तो आगे से होगा। कल मतदान होगा, मनीष, किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह की व्यवस्था और जो लोग हैं उनमें किस तरह की उत्सुकता देखी जा रही है चुनाव को लेकर? तो पुलिस पार्टियों का टाइट कर दी गई, पुलिस पार्टी रवाना होगी और जगह जगह वोट सेट कर दिया गया है। चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण होगा, क्योंकि इस बार उपचुनाव है, वोट की व्यवस्था ज्यादा कर दी गई और जनता है देखा जाए तो उपचुनाव जनता बहुत ज्यादा उत्सुकता नहीं दिख रही, उसके तरफ जो उत्सुकता दिखे, लेकिन आम जनमानस में इस चुनाव को लेकर एक अच्छा उत्सुकता नहीं दिख रही। कई खुशियों का मुद्दा है, कहीं महंगाई चुनाव है, तो कहीं अब तमाम दिक्कतें। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मनीष आपका। तो दोनों सीटों पे 26 जून को मतगणना होगी, कल इसका मतदान होना है। ये 3 धुरंधर जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं। आजमगढ़ का धर्मेंद्र यादव हैं, निरहुआ हैं, गुड्डू जमाली हैं। धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, निरहुआ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, जबकि गुड्डू जमाली बीएसपी के उम्मीदवार हैं। और आजमगढ़ का मुकाबला त्रिकोणीय बताया जा रहा है कि यहाँ पे मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। पिछली दफा हालात दूसरे थे लोकसभा चुनाव में, जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और यहां से अखिलेश यादव जीते थे। लेकिन इस बार चूंकि उन्होंने इस्तीफा दिया, अब यहां पे उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव में एक तरफ धर्मेंद्र यादव हैं, दूसरी तरफ निरहुआ हैं और तीसरी कतार में गुड्डू जमाली नजर आते हैं। आजमगढ़ और रामपुर दोनों लोकसभा की सीटों पर उपचुनाव होना है और दोनों ही सीटें दोनों ही दलों के लिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण। और दिवाकर लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। दिवाकर, मतदान का वक्त अब करीब है
और दिग्गज चुनावी मैदान में खूब हमें दिखाई दिए, खूब मुद्दों की बात भी हुई, लेकिन दोनों सीटें जो चाहे रामपुर हो या आजमगढ़ हो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहे हैं। ऐसे में कितनी चुनौती बीजेपी के लिए रहने वाली है यहां सेंधमारी करना? बिल्कुल राजेश, देखिए अब मतदान के शुरुआत में महज तकरीबन 21 घंटे ही बाकी रह गए हैं। 21 घंटे बाद जो है वो आजमगढ़ और रामपुर का जो लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है उसमें मतदान की प्रक्रिया जो शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके पहले अगर बात करें आजमगढ़ और रामपुर, ये जो दोनों लोकसभा का उपचुनाव है ये कहीं न कहीं काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, काफी ज्यादा दिलचस्प है और कहीं न कहीं चुनौती भरा है सभी पार्टियों के लिए। देखिए जो आजमगढ़ का चुनाव है वहां पे त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि बसपा ने आजमगढ़ से गुड्डू जमाली को उतारा है। 2019 में भी गुड्डू जमाली जो है वो बसपा के कैंडिडेट रहे थे और भारी तादाद में उन्होंने वोट जो है वो बटोरा था। और इस बार जब गुड्डू जमाली खड़े हुए तो सबसे बड़ा खतरा जो है गुड्डू जमाली भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो MY फैक्टर है यानी कि मुस्लिम यादव फैक्टर है उसको कहीं न कहीं तोड़ते हुए उसमें सेंधमारी करते हुए गुड्डू जमाली नजर आ रहे हैं। क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक जो है वो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का वोट बैंक माना जाता है और ऐसे में गुड्डू जमाली क्योंकि खड़े हुए हैं तो जाहिर बात है कि उस वोट बैंक में सेंधमारी होगी और कहीं कहीं गुड्डू जमाली जो है उस वोट बैंक में सेंधमारी करके अपने खाते में जरूर लाएंगे और इसका सीधा फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को होगा। लेकिन अगर समीकरण की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने दूसरा समीकरण भी अपनाया, यानी कि मुस्लिम यादव के खासकर उसने इस बार दलित वोट बैंक पे अपना फोकस जो है बनाया है और दलित चेहरों को कहीं कहीं उतारा था, जिससे कि दलित वोट बैंक कहीं कहीं बसपा से छटक के समाजवादी पार्टी में आए, जिससे कि जो मुस्लिम वोट बैंक छिटकेगा उसकी भरपाई हो सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी सारे कील काटे जो है वो दुरुस्त कर रखे हैं। अब देखना ये होगा कि आजमगढ़ की जनता जो है क्या समाजवादी पार्टी को छोड़ पाएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ जो है वो आजमगढ़ कहा जाता। तो ऐसे में बीजेपी के सामने भी बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से इस गढ़ में सेंधमारी करे। वही समाजवादी पार्टी के सामने ये बड़ी प्रतिष्ठा का दाव बना है कि वो अपनी इस परंपरागत सीट को अपने पास संजो कर रख पाए। दूसरा, अगर हम रामपुर की बात करें तो रामपुर में सीधे सीधे समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या फिर कहें कि आजम खां और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टक्कर जो है वो दिखाई दे रही है। आपने देखा होगा किस तरीके से जो आजम खां है उन्होंने भरे मंचों से भरी सभाओं में किस तरीके से वोटों को ध्रुवीकरण की बात की है, जिस तरीके से अपना नाम, मुख्तार अंसारी का नाम, अतीक का नाम जो है वो लिया है, उसको देख के साफ तौर पर कहा जा सकता है कि हिंदू मुस्लिम वोट बैंक के तहत जो ध्रुवीकरण होता है उसको साधने की कोशिश की। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कल अंतिम दिन प्रचार का जो अंतिम दिन था उस दौरान पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पे राष्ट्रवाद की बात की, उन्होंने साफ तौर पे माफियागिरी की बात की, उन्होंने कानून व्यवस्था और विकास की बात की है। तो जाहिर बात है कि राष्ट्रवाद, विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दे पे बीजेपी लड़ती हुई दिखाई दे रही। तो वहीं रामपुर से आजम खां जो है वो अपने जो करीबी हैं हसीम रजा उनको जिताने के लिए वोटों को ध्रुवीकरण करते हुए दिखाई दिए। और जाहिर सी बात है कि 55% वोट बैंक जो है वो मुस्लिम वोट बैंक है रामपुर में, और जिसकी तरफ ये वोट बैंक जाता है तो जाहिर बात उसकी जीत सुनिश्चित होती है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए ये चुनौती है सबसे बड़ी है कि अगर वो मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी नहीं कर पाई तो जाहिर सी बात है कि उसका जीतना जो है वो कहीं न कहीं काफी ज्यादा मुश्किल या फिर एक प्रकार से हो सकता है कि नामुमकिन भी हो सकता है। लेकिन बीजेपी ने भी रणनीति तैयार की, उसने घनश्याम लोधी जिनको उतारा है मैदान में, जाहिर सी बात है कि वो आजम खां के खासे करीबी रहे हैं, राइट हैंड कभी आजम खां के माने जाते थे। ऐसे में आजम खां को जो वोट बैंक उनका परंपरागत तो उसमें भी कहीं कहीं सेंधमारी जो है वो घनश्याम लोधी कर सकते हैं। तो जाहिर बात इसलिए उनको वहां उतारा गया। फिलहाल ये दोनों चुनाव जो है वो समाजवादी पार्टी के गढ़ में है और कहीं न कहीं बीजेपी के लिए ये दोनों जो चुनाव है वो एक प्रकार से देखा जाए प्रैक्टिस मैच की तरीके से है, क्योंकि बीजेपी का खास फोकस जो है वो अपने फाइनल मैच यानी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेके है। और ऐसे में अगर इन दोनों प्रैक्टिस मैचों में अगर बीजेपी कुछ अच्छा कर पाती है तो जाहिर बात इसका फायदा जो है वो कहीं न कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलेगी। और अगर ये मैच नहीं जीत पाते प्रैक्टिस मैच तो कहीं कहीं बीजेपी को इतना वक्त मिल जाएगा कि इन दोनों इलाकों में वो 2024 के लिए एक समीकरण अलग से बैठाने की कोशिश करेगी, कवायद करेगी। तो फिलहाल कहीं न कहीं से बीजेपी के लिए फायदेमंद ये दोनों उपचुनाव हैं। अब देखना ये होगा कि वोट जो है वो किस करवट बैठता है, यानी कि जो जनता है वो किसे इन दोनों उपचुनावों में जिताती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया दिवाकर इस जानकारी के लिए। आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो आजमगढ़ और रामपुर में कल मतदान होगा। 26
जून को नतीजे यहाँ पे आएंगे, मतगणना होगी, तब तस्वीर साफ होगी। लेकिन उससे पहले दिग्गजों ने यहाँ पे पूरी ताकत झोंकी। आगे बढ़ते हैं।